हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी के चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? अनुवाद सैद्धांतिकी एक प्रशासनिक बैंकिंग विधि ज्ञान विज्ञान तथा तकनीकी अनुवाद के बारे में पढ़ेंगे, यानी MCQ देखेंगे। तो चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलता रहे। और पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, स्वतंत्रता से पूर्व देश में प्रशासन तथा कार्यालयों की भाषा थी, अंग्रेजी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मुस्लिम काल में सरकारी कामकाज किस भाषा में होता था? मुस्लिम काल में सरकारी कामकाज अरबी और फारसी भाषा में होता था। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है? हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है भारत के संविधान में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, प्रशासनिक अथवा कार्यालयी हिंदी का स्वरूप किस प्रकार होना चाहिए? प्रशासनिक और अथवा कार्यालयी हिंदी का स्वरूप यानी कि सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और सुबोध होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सभी। प्रशासन या कार्यालय हिंदी की भाषा होती है, औपचारिक होती है। क्या? प्रशासन या कार्यालय की भाषा होती है, औपचारिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और क्या दिया है, अकाउंट ऑफिसर को हिंदी में क्या कहते हैं? अकाउंट ऑफिसर का हिंदी में क्या कहते हैं? लेखा अधिकारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। एम्बेसी का हिंदी अनुवाद क्या है? राजदूतावास। एम्बेसी का हिंदी अनुवाद क्या है? राजदूतावास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सब इंस्पेक्टर को फारसी में क्या कहा जाता है? सब इंस्पेक्टर को फारसी में दरोगा कहा जाता है। क्या? सब इंस्पेक्टर को फारसी में हम दरोगा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अंग्रेजी शासनकाल में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? जज कहा जाता था। अंग्रेजी शासनकाल में यानी अंग्रेजों के समय में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? जज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्रोसिक्यूटर शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं? अभियोजक कहते हैं। प्रोसिक्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? अभियोजक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रशासनिक हिंदी के रूप का सामान्य बोलचाल की हिंदी से मिलता यानी भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? विशिष्ट प्रयुक्त शब्दावली और वाक्य संरचना। उपयुक्त में से सभी हैं। और क्या? संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर सन 1949 को घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रशासनिक हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? अनुवाद की है। प्रशासनिक हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका हमारे अनुवाद की है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दिया है, सामान्य रूप से प्रत्येक परिपत्र में सुनिश्चित स्थान पर लिखा जाता है। क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कार्यालय का नाम, पता एवं दिनांक, पत्र संख्या। प्रशासनिक क्षेत्र के परिभाषित शब्द हैं। इनमें से प्रशासनिक क्षेत्र के परिभाषित शब्द कौन से हैं? समसंख्यक, पत्र और प्रत्यावेदन और परिचालित। ऑप्शन नंबर डी सभी हैं। चेयरमैन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो चेयरमैन को हिंदी में सभापति और अध्यक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। और क्या है? कैंसलर को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कुलाधिपति कहते हैं। क्या? चांसलर को हिंदी में कुलाधिपति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया है? कस्टोडियम को हिंदी में क्या कहते हैं? अभिरक्षक कहते हैं। क्या? कस्टोडियम को हिंदी में अभिरक्षक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस, जी लोग अभी वीडियो का लाइक नहीं करें तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किसी सेवा कार्य में संलग्न किसी व्यक्ति में जो नाम आरोपित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पद नाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रशासन के कामकाज में जिन टिप्पणियों का नया रूढ़ शब्दों का उपयोग होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रशासनिक शब्दावली कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रशासनिक शब्दावली से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से दिए गए ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों कथन क्या है? प्रशासनिक शब्दावली से संबंधित कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
प्रशासनिक शब्दावली की मुख्य विशेषता क्या है? तो प्रशासनिक शब्दावली की मुख्य विशेषता विषय सापेक्षता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कार्यालय संबंधित साहित्य जैसे कार्यालय से संबंधित साहित्य जैसे अध्यादेश और पत्राचार, विज्ञप्तियाँ आदि के हिंदी अनुवाद को हम क्या कहते हैं? कार्यालयी अनुवाद कहते हैं। क्या? कार्यालयी अनुवाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन क्या दिया गया? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रशासनिक शब्दावली किसका क्षेत्र है? तो प्रशासनिक शब्दावली पारिभाषिक शब्दावली का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रशासनिक शब्दावली का निर्माण प्रायः किस आधार पर किया जाता है? तो प्रशासनिक शब्दावली का मतलब आधार पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पटवारी का पदनाम बदलकर पदनाम कर दिया गया है। पटवारी का पदनाम बदलकर नया पदनाम क्या कर दिया गया है? लेखपाल। यानी पटवारी को पहले हम लेखपाल को पटवारी बोलते थे, लेकिन अब पटवारी को हम लेखपाल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा पदनाम प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था में प्रचलित था और आज भी प्रचलित है? कौन है? थानेदार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दरोगा किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एनालिस्ट के लिए हिंदी में उपयुक्त शब्द क्या है? विश्लेषक। एनालिस्ट के लिए हिंदी में क्या शब्द है? विश्लेषक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अकाउंट जनरल के लिए हिंदी में उपयुक्त शब्द क्या है? यानी अकाउंट जनरल को हिंदी नाम क्या है? महालेखाकार। अकाउंट जनरल को हम हिंदी में महालेखाकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन। सलाहकार के लिए अंग्रेजी शब्द क्या होता है? एडवाइजर और एडवाइजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों सही है। महाप्रशासक के लिए हिंदी अंग्रेजी क्या है? यानी महाप्रशासक के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर जनरल। एडमिनिस्ट्रेटर जनरल को हिंदी में महाप्रशासक कहते हैं और महाप्रशासक को अंग्रेजी में हम एडमिनिस्ट्रेटर जनरल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एडवोकेट जनरल के लिए हिंदी में उपयुक्त शब्द क्या है? एडवोकेट जनरल के लिए हिंदी में उपयुक्त शब्द महाअधिवक्ता होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रशासन क्षेत्रीय हिंदी की प्रयुक्तियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसकी रही है? उपयुक्त में से सभी की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? कौटिल्य। कौटिल्य, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य हैं और कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आधुनिक सभ्यता का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? आधुनिक सभ्यता का जन्मदाता यूनान देश को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारत में बैंकों की स्थापना कब से हुई? तो भारत में बैंकों की स्थापना 19वीं शताब्दी में हुई थी। भारत में बैंकों की स्थापना 19वीं शताब्दी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे बड़ी बैंकिंग संस्था है। तो भारत में सबसे बड़ी बैंकिंग संस्था क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी? बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना सन 1806 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत लोग नहीं जानते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। प्राचीन काल में विधि निर्भर थी। तो प्राचीन काल में जो विधि थी वो किस पर निर्भर थी? मनुस्मृति पर, पराशर स्मृति पर और अर्थशास्त्र पर। तो ऑप्शन नंबर डी सभी पर निर्भर रहती थी। रोमन लॉ का निर्माण किस भाषा में हुआ था? रोमन लॉ का निर्माण किस भाषा में हुआ था? लैटिन भाषा शब्द में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ब्रिटिश काल में अंग्रेज न्याय के किस पद पर नियुक्त होते थे? ब्रिटिश काल में जो अंग्रेज हैं वो न्याय के किस पद पर नियुक्त होते थे? जिला जज और उच्च न्यायालय जज। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है, यानी ए एंड बी दोनों। ब्रिटिश काल में न्याय के क्षेत्र में भारतीयों की नियुक्ति हुई थी। ब्रिटिश काल में न्याय के क्षेत्र में भारतीयों की नियुक्ति हुई थी। क्या है? मुंसिफ के पद पर हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम में इस समय संसार को आर्थिक संपन्नता किसने प्रदान की है? वाणिज्य ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मानव सभ्यता के आर्थिक पक्ष का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक क्या है? बैंक है। मानव सभ्यता के आर्थिक पक्ष का सबसे बड़ा प्रतीक, महत्वपूर्ण प्रतीक बैंक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आर्थिक लेनदेन का उल्लेख हुआ था तो वेदों में हुआ था, बौद्ध जातकों में हुआ था, मनुस्मृति में हुआ था। मनुस्मृति में आर्थिक लेनदेन का उल्लेख ऑप्शन नंबर डी सभी में हुआ था।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों हमारे कथन सही हैं। बैंकिंग के क्षेत्र यानी बैंकिंग क्षेत्र की सामग्री मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? बैंकिंग क्षेत्र की सामग्री मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से बैंकिंग क्षेत्र की सामग्री है, तो निम्नलिखित में से बैंकिंग क्षेत्र की कौन सी सामग्री है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बैंकिंग क्षेत्र की सामग्री में हिंदी की चारित्रिक स्वरूप की भिन्नता का कारण है। बैंकिंग क्षेत्र की सामग्री में हिंदी की चारित्रिक स्वरूप की भिन्नता का कारण क्या है? संबंधित विषय वस्तु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बैंकिंग क्षेत्र की सामग्री की हिंदी का स्वरूप होता है वैधानिक, औपचारिक और व्यावसायिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुवाद की दृष्टि से बैंकिंग पत्र व्यवहार के भाग हैं। अनुवाद की दृष्टि से बैंकिंग पत्र व्यवहार के भाग कौन कौन से हैं? आंतरिक हैं, सार्वजनिक। ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों सही हैं। किस प्रकार के बैंकिंग पत्र व्यवहार में अनुवाद की अधिक आवश्यकता होती है? किस प्रकार के बैंकिंग पत्र व्यवहार में अनुवाद की अधिक आवश्यकता होती है? सार्वजनिक में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो जिन लोगों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें। यदि हमारे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी करें। तो बैंकिंग क्षेत्र में अनुवाद को संबंधित कौन सा कथन सही है? तो दिए गए सभी कथन हमारे सही हैं। बैलेंस के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द क्या है? खाता शेष। बैलेंस को हिंदी में हम खाता शेष कहते हैं। बैंकिंग क्षेत्र की परिभाषिक शब्दावली क्या है? बैंकिंग क्षेत्र की परिभाषिक शब्दावली उपयुक्त में से सभी हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? आरहित राशि, खाता शेष, जमा। बैंकिंग क्षेत्र में टिप्पण एवं प्रारूप प्रयुक्त हिंदी का स्वरूप किसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली व्यावसायिक हिंदी से विशेष रूप से प्रभावित है? मारवाड़ी व्यापारियों की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बैंकिंग क्षेत्र की हिंदी में उर्दू एवं मारवाड़ी व्यापारियों की व्यावसायिक हिंदी से आए हुए शब्द हैं। कौन है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो गाइस यदि आपके एग्जाम में उपयुक्त में से सभी यदि लगा रहता है यानी उपयुक्त में से सभी दिया है तो आप उसी पर टिक करिए। मतलब 50% क्वेश्चन उपयुक्त में से सभी यानी लास्ट वाला ऑप्शन नंबर डी सही होता है। बैंकिंग क्षेत्र की विज्ञापन एवं प्रचार सामग्री में प्रयोग की जाने वाली हिंदी शब्दावली है। कौन है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिन बैंकों द्वारा कंपनी के शेयरों एवं डिबेंडरों के निगमन की व्यवस्था की जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अधिगम बैंक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कंपनी के निगमों का विज्ञापन करते समय प्रयोग की जाने वाली हिंदी का स्वरूप कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी स्वरूप हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लो गेस्टन पीरियड का हिंदी अनुवाद क्या है हमारा? शीघ्रत पूर्णतः काल। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? बी राइट आंसर है। पहला सार्वजनिक निगमन का उपयुक्त अंग्रेजी अनुवाद क्या है? पहला सार्वजनिक निगमन का उपयुक्त अंग्रेजी अनुवाद मेडन पब्लिक इशू है। क्या है? मेडन पब्लिक इशू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब कई बैंक मिलकर किसी निगमन का प्रबंध करते हैं तो इसमें कोई बैंक लीड मैनेजर हो सकता है जिसे हम कहते हैं अग्रणी प्रबंधक कहते हैं। आगे क्वेश्चन, बैंकों में हिंदी टिप्पण में प्रयुक्त शब्दावली कौन सी है? उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में किस शब्दावली का उपयोग बैंकों में हिंदी टिप्पण के लिए किया जाता है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बैंकों में पत्राचार के लिए प्रयुक्त हिंदी की शैली से संबंधित कई कथन हैं। सही कथन क्या है? उपयुक्त में से दिए गए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों कथन सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसफ़र के लिए हिंदी अनुवाद क्या है? यानी ट्रांसफ़र के लिए हिंदी में उपयुक्त शब्द क्या है? अंतरण। ट्रांसफ़र का मतलब होता है अंतरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ओवरड्यूज के लिए हिंदी का उपयुक्त शब्द क्या है? ओवरड्यू के लिए हिंदी का उपयुक्त शब्द अति देय है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सही सुलेमित कीजिए। तो निम्नलिखित में से सही सुलेमित क्या है? चलिए देखते हैं।
तो सही सुलेमित क्या है? उपयुक्त में से दिए गए सभी कथन क्या हमारे सही सुलेमित है, यानी कि सही हैं। हिंदी की विधि शब्दावली के सर्वप्रथम संग्रहक एक प्रकाशन का श्रेय दिया जाता है। किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए H.S. विल्सन को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोरी ऑफ जुडिशियल एंड रेवेन्यू टर्म्स के लेखक कौन है? ग्लोरी ऑफ जुडिशियल एंड रेवेन्यू टर्म्स के लेखक H.S. विल्सन हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कानून किस भाषा का शब्द है? कानून फारसी भाषा का शब्द है, हमने आपको बताया है। और दरोगा भी फारसी भाषा का शब्द है। विधि की भाषा का उपयोग किया जाता है। उपयुक्त में से सभी में विधि की भाषा का उपयोग किया जाता है। प्रशासनिक अनुवाद के अंतर्गत का आते हैं, तो निम्नलिखित में से प्रशासनिक अनुवाद के अंतर्गत किस क्या क्या आते हैं? तो सरकारी पत्र एवं टिप्पणी, आलेखन एवं विज्ञापन, सूचनाएं एवं रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? निम्नलिखित में से कौन प्रशासनिक अनुवाद के अंतर्गत शामिल है? तो दिए गए सभी कथन क्या हैं हमारे प्रशासनिक अनुवाद के अंतर्गत शामिल होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कानूनी अनुवाद के विषय हैं, तो दिए गए सभी कथन क्या हैं? यानी कि दिए गए सभी विषय कानूनी अनुवाद के हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में अंग्रेजी में प्राप्त विधि के हिंदी अनुवाद की आवश्यकता का कारण क्या था? विधि निर्माण संबंधी मौलिक संकल्पना का अभाव, यानी विधि निर्माण के संबंधी मौलिक संकल्पना का अभाव, कमी। किस देश में पिरामिड का निर्माण प्रचलन था? तो किस देश में पिरामिड का, यानी कि इस तरह का जो समोसे का आकार होता है तो उसे पिरामिड कहते हैं, ठीक है। तो मतलब किस देश में पिरामिड का निर्माण प्रचलन था? तो मिस्र में। मिस्र में पिरामिड का निर्माण प्रचलन था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 16वीं से 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक युग का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यूरोप में हुआ था। साहित्यिक अनुवाद में प्रमुखता होती है, तो साहित्यिक अनुवाद में किसकी प्रमुखता होती है? शैली की, अभिव्यंजना की, भाव भंगिमा की। ऑप्शन नंबर डी सभी की होती है। वैज्ञानिक तकनीकी अनुवाद में अनुवादक के लिए अनिवार्य शर्त क्या है? तो दिए गए सभी अनिवार्य शर्त हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और वैज्ञानिक अनुवाद की भाषा कैसी होनी चाहिए? वैज्ञानिक अनुवाद की भाषा सरल भी होनी चाहिए, सुबोध भी होनी चाहिए और सुस्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? वस्तुनिष्ठा, तत्परता, तथ्यपरकता और स्पष्टता। ऑप्शन नंबर डी सभी। अनुवादक को किस प्रकार का मापदंड यानी कि मानदंड अपनाना चाहिए? अनुवादक को किस प्रकार का मानदंड अपनाना चाहिए? सरलता, स्पष्टता और बोधगम्यता। ऑप्शन नंबर डी सभी अपनाने चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री के रचनाकार कौन हैं? एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री के रचनाकार यूक्लिड्स। क्या है? यूक्लिड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? वैज्ञानिक तकनीक यानी वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुवाद की भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए? वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुवाद की भाषा सहज होनी चाहिए और सरल भी होनी चाहिए और अभिधा प्रधान हुई होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत में यानी कि प्रथम सार्वजनिक कंप्यूटर कब प्रस्तुत किया गया था? तो भारत में प्रथम सार्वजनिक कंप्यूटर कब प्रस्तुत किया गया था? सन 1946 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के सर्वाधिक लाभ किस देश को हुआ? यानी कि प्रथम एवं द्वितीय जो भारत का पहला और दूसरा विश्व युद्ध था उससे किस देश को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ? अमेरिका को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दिया गया अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा की क्या विशेषता है? तो अंग्रेजी भाषा की सूक्ष्म स्थिरता का दिया है, सूक्ष्म स्थिरता और किफ़ायत, ये अंग्रेजी भाषा की विशेषता है। वैज्ञानिक अनुवाद में प्रमुख होता है, क्या होता है? अभिव्यक्त विचार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवादों की संरचना में किसका उपयोग होना यानी किसका प्रयोग होना अनिवार्य है? तो उपयोग में से सभी का प्रयोग होना अनिवार्य है। वैज्ञानिक अनुवाद कार्य का आधार तत्व है, तो इनमें से कौन वैज्ञानिक अनुवाद कार्य का आधार है, बेस है? तो स्पष्टता और बोधगम्यता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। वैज्ञानिक अंग्रेजी भाषा होती है, तो वैज्ञानिक अंग्रेजी भाषा होती है तथ्य प्रधान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किस कंपनी से बहुभाषी विज्ञान कोशों की श्रृंखला तैयार की है? यानी किस कंपनी ने बहुभाषी विज्ञान कोशों की श्रृंखला तैयार की है?
एल्सवियर ने, किसने तैयार की है? एल्सवियर ने तैयार की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद के क्षेत्र में किस विश्वविद्यालय ने पाठ्य पुस्तक वाला प्रयोग का विकास किया है? पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद में वाक्य रचना की दृष्टि से अनुवादक को कौन सा मानदंड अपनाना चाहिए? सरलता और स्पष्टता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ए एंड बी दोनों अपनाना चाहिए। दिए गए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद में किसी भी विषयगत सूचना को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपित करना संबंधित होता है। क्यों होता है? यथार्थता से और परिशुद्धता के माध्यम से हम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और आगे क्वेश्चन दिया है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद की क्या शर्तें होती हैं? वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद में अनिवार्य शर्तें क्या हैं? अनुवादक को विषय का सम्यक जानकार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और क्या दिया है, चीन ने कौन सी टेक्नोलॉजी संसार को दी है? चीन ने कौन सी टेक्नोलॉजी संसार को दी है? कागज निर्माण की, मुद्रण की और बारूद निर्माण की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अल्केमी क्या है, अल्केमी का आविष्कार किसने किया था? अल्केमी का आविष्कार किसने किया था? जबीर इब्न हया ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, अंग्रेजी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी ग्रंथों के यथातथ्य अनुवाद में सबसे बड़ी बाधा क्या है? लक्ष्य भाषा की विशिष्ट शैली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, भारतीय भाषा के अनुवाद में किसके प्रयोग का महत्व दोहरा है? ए एंड बी दोनों का, अंतर्राष्ट्रीय शब्दों का और अंतर्राष्ट्रीय प्रतीकों का। आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, जो कि इस चैप्टर नंबर 7 का लास्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रकार का अनुवाद विशेष प्रकार के मानदंडों द्वारा नियंत्रित होता है। ये मानदंड आधारित होते हैं मूल पाठ के स्वरूप पर और मूल पाठ के प्रकार पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ए एंड बी दोनों। तो आई होप ये 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर हिंदी के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि काम करेगा। तो आप एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख के जाएँ। और कोई भी समस्या होती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल अमन जेकियंस के नाम से है, वहाँ पर सर्च करके और भी बने हुए सारे वीडियो के PDF भी प्राप्त कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे।